ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 3 में आज हम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले टैब में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू फुल कोर्स पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सबसे पहले समझते हैं आज कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सिंगल यूज़र को एक ही समय में मल्टीपल टास्क करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक यूज़र एक ही समय में मल्टीपल टास्क को, टास्क मतलब मल्टीपल कामों को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकता है। यह सीपीयू को छोटे छोटे टाइम स्लाइसेस में बांटकर अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच तेज़ी से स्विच करता है। तो ये क्या लिखा हुआ है इस बात को हम समझते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि देखिए, डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू ही सारे एग्जीक्यूशन, सारी प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद हमारी मेन मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, सीपीयू के बगल में होती है। और उसके बाद हार्ड डिस्क है, ठीक है, जिसमें हमारा सारा प्रोग्राम, सारा डेटा स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रोग्राम्स जिनको एग्जीक्यूट होना है अभी, वो कहाँ भेजे जाते हैं, वो भेजे जाते हैं रैम में। तो हम मान लेते हैं कि रैम में 3 प्रोग्राम्स लाए गए हैं जो कि रैम में आके क्या बन गए हैं, प्रोसेस बन गए हैं। प्रोसेस और प्रोग्राम क्या होता है वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल थे, लेकिन आपने अभी 3 ऐप यूज़ करने का सोचा, मान लीजिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो जैसे ही आपने तीनों ऐप पर क्लिक किया तो वो तीनों ऐप कहाँ आ गए, रैम में आ गए। अब अगर सीपीयू फ्री है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो तुरंत P1 को CPU के पास भेज देगा कि जाओ, CPU खाली है, एग्जीक्यूट हो जाओ। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस वीडियो के पिछले वीडियो में पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो P1 प्रोसेस होने के लिए जाता और P1 प्रोसेस होता रहता बिना इस बात की चिंता किए कि कोई और लाइन में लगा हो सकता है। लेकिन जब P1 को IO ऑपरेशन, IO मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड होती, मतलब उसको कहीं प्रिंटर में कुछ प्रिंट करना होता है या हार्ड डिस्क से कुछ रीड करना होता है या हार्ड डिस्क में कुछ राइट करना होता, तो P1 चला जाता कहाँ, IO करने, ठीक है। किसकी बात बता रहा हूँ मैं, मल्टी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे तभी तो हम डिफरेंस समझ पाएंगे ना। तो अगर ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, नाम पे ध्यान दीजिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अगर ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता और P1 गया होता सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, तो P1 जो है बिना किसी चिंता के कि कोई 2 लोग और लाइन में लगे हैं, उनकी चिंता नहीं करता और वो एग्जीक्यूट होता रहता। एग्जीक्यूट होता रहता मतलब कि P1 में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही P1 का वो इंस्ट्रक्शन आता जिसमें IO की आवश्यकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे P1 वाले प्रोग्राम में, तो जैसे ही IO वाला इंस्ट्रक्शन आता जिसमें इनपुट आउटपुट की नीड है, ठीक है, या तो प्रिंटर से प्रिंट कराना है या तो हार्ड डिस्क में कुछ रीड या राइट करना है, तो अब P1 को CPU छोड़ना पड़ेगा। तो P1 ने CPU मान लेते हैं छोड़ दिया, ठीक है, P1 यहाँ पे आ गया। अब CPU खाली है तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अब P2 का नंबर आता, अब P2 जाता CPU के पास में एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात थी कि 2-4 प्रोसेस, 10 प्रोसेस लाइन में लगे हुए हैं और एक प्रोसेस जो है पूरे सीपीयू का टाइम खाया जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इसमें ये बोला गया कि जितने प्रोसेस रैम में होंगे सबको बराबर का
टाइम दिया जाएगा सीपीयू में, ठीक है। इसी को हम टाइम स्लाइसेस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 3 प्रोसेस अगर हमारे रैम में है तो P1 को हम 2 सेकेंड सीपीयू टाइम देंगे, उसके बाद P2 को 2 सेकेंड का सीपीयू टाइम देंगे, उसके बाद P3 को 2 सेकेंड का सीपीयू टाइम देंगे। अगर इन 2-2 सेकेंड में किसी का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है तो वो फिर रैम छोड़ के हार्ड डिस्क में चला जाए या जहाँ भी जाना है चला जाए। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए कि जो P1 है इसको 10 सेकेंड का टाइम चाहिए सीपीयू में पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो 2 सेकेंड जाए, एग्जीक्यूट हो, उसके बाद चुपचाप वापस रैम में आ जाए, उसके बाद दूसरे को मौका दे। मतलब जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या किया गया, इसमें सभी प्रोसेसेस को टाइम स्लाइसेस दे दिया गया कि आप जाओ, एग्जीक्यूट हो, आपका टाइम खत्म हो, वापस आओ, दूसरे को मौका दो, दूसरा जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, वापस आएगा, तीसरा जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, वापस आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट होती है। और देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम के बीच में तेज़ी से स्विच करता है सीपीयू। स्विच करता मतलब कि प्रोग्राम 1 की बारी ख़त्म हुई, अब प्रोग्राम 1 को होल्ड में रखो और प्रोग्राम 2 को मौका दो, ठीक है। उसी तरीके से प्रोग्राम 2 का टाइम ख़त्म हुआ, अब प्रोग्राम 3 को या प्रोसेस 3 को मौका दो। अभी मैं प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों बोलूँगा तो आप अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि प्रोग्राम और प्रोसेस सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर आप पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपके लिए अभी फ़िलहाल दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप अभी कंफ्यूज नहीं हो कि कभी मैं प्रोग्राम बोलूँ, कभी मैं प्रोसेस बोलूँ, आप कंफ्यूज मत हो, मैं प्रोग्राम ही आप समझ के चलो अभी, ठीक है। क्योंकि जब तक हम प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि कब हमें प्रोग्राम बोलना चाहिए और कब हमें प्रोसेस बोलना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है मल्टीपल टास्किंग, कई कार्य एक साथ। जैसे कि हमने समझा कि ये तीनों प्रोसेस एक साथ ही मान लीजिए कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से ये स्विचिंग होती है कि हमें लगता है कि तीनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर ओपन करते हैं तो तीनों ऐसे चलते हैं जैसे हमको लगता है कि तीनों अलग अलग सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, तीनों जो हैं स्विच हो रहे हैं, ठीक है। फटाफट इतनी तेज़ी से स्विच हो रहे हैं कि हमें लगता है कि तीनों अलग अलग प्रोसेसर पे चल रहे हैं। यूज़र को ऐसा लगता है कि सभी प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। वही बात मैं आपको समझा रहा था कि यूज़र को ऐसा लगता है कि ये सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। वास्तव में सीपीयू जो होता है बहुत तेज़ी से स्विचिंग करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से स्विचिंग करता है। जो मेन फोकस है वो है यूज़र कन्वीनियंस और फास्ट रिस्पांस। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फोकस है वो क्या है, यूज़र का कन्वीनियंस, कि यूज़र को थोड़ा फील गुड हो, है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके यूज़र को सुविधा हो बेसिकली, और रिस्पॉन्स भी उसको फास्ट मिले। उसके बाद मल्टी टास्किंग कैसे काम करता है, मल्टीटास्किंग कैसे काम करता है इस बात को समझते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि सीपीयू को छोटे समय भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सीपीयू को टाइम स्लाइसेस, मतलब सीपीयू में टाइम स्लाइसेस डिवाइड किए जाते हैं। हर प्रोग्राम को कुछ मिलीसेकंड का टाइम मिलता है, ठीक है। हर प्रोग्राम को कुछ मिलीसेकंड का टाइम मिलता है। टाइम पूरा होते ही सीपीयू अगले प्रोग्राम पर स्विच करता है। जैसे ही एक प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ तो सीपीयू क्या करेगा, दूसरे प्रोग्राम में स्विच करता है। यह प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलती है। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रोग्राम सी, फिर से प्रोग्राम ए की बारी, फिर प्रोग्राम बी, फिर प्रोग्राम सी, फिर ए बी सी, ऐसे चलता रहता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नाम आप याद रखना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे हमें एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा और उसकी चर्चा करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट का समय चाहिए होगा। तो इस नाम को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा आपसे, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कि जैसे प्रोग्राम ए सीपीयू में रन हो रहा था, तो अब जैसे उसका टाइम खत्म हुआ तो हम प्रोग्राम ए को हटा दिए और प्रोग्राम बी को हम सीपीयू में लेके आ गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आप ब्राउज़र में यूट्यूब देख रहे हैं, एमएस वर्ड में असाइनमेंट टाइप कर रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि सब एक साथ चल रहा है। वास्तव में सीपीयू मिली सेकेंड्स में स्विचिंग कर रहा है। तो जब हम इन तीनों एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं तो हमें लगता है कि तीनों साथ चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा होता है, सीपीयू मिली सेकेंड्स में, मतलब मिली सेकेंड के अंतराल में इन प्रोसेस में स्विचिंग कर रहा होता है।
तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण क्या है? विंडोज़ 11 आपका मल्टीटास्किंग है, विंडोज़ 10 मल्टीटास्किंग है, मैक ओएस जो कि मतलब एप्पल के फ़ोन में होता है, एप्पल के लैपटॉप में होता है, सॉरी, है ना, उसको हम मैक ओएस बोलते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम एप्पल के जो आपके कंप्यूटर और टैबलेट होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी मल्टीटास्किंग होती है, उबंटू में भी मल्टीटास्किंग होती है, तो लगभग सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग होती है। तो मल्टीटास्किंग की विशेषताएं क्या हैं कि टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसमें फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होता है और मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज आपको पता है कि यूज़र की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफ़िशेंसी मतलब इफ़िशेंट सीपीयू यूज़ होता है, मतलब सीपीयू का इफ़िशेंटली हम उपयोग कर पाते हैं क्योंकि सीपीयू को खाली रहने का हम मौका नहीं देते। स्मूथ यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र जो है स्मूथली जो है वो काम कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके सारे ही एप्लीकेशंस ऐसे स्मूथली चलते हैं, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो तेज़ी से कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहता है, तो उसको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ठीक है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, तो जैसे ही अगर मान लीजिए मल्टीपल प्रोग्राम्स भी यूज़र ने अगर मान लीजिए कि रन किया, तो तुरंत ही जो यूज़र ने बाद में प्रोग्राम रन कराया है उसको भी तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्रोग्राम रैम में लेके आया था मैं, अगर यहाँ पे मैं 10 प्रोग्राम भी लेके आता रैम में ना, तो जो 10वां प्रोग्राम होता उसका भी नंबर सीपीयू के लिए बहुत जल्दी आ जाता। ठीक है, मतलब बहुत टाइम नहीं लगता, तो उसी को हम बोल रहे हैं फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाता है प्रोग्राम को। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, क्योंकि बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है ना, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होने में हमें क्या करना होता है, बहुत सारी जानकारी को स्टोर करना होता है, तो उसी में बहुत हाई मेमोरी लगती है। सिस्टम स्लो हो सकता है यदि रैम कम हो, अगर रैम कम है तो क्या होगा, रैम फटाफट भर जाएगी, जल्दी भर जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हो रहा है, प्रोग्राम भी स्टोर हो रहे हैं, तो प्रोग्राम कभी कभी स्लो हो सकता है। और टू मेनी टास्क हो जाएंगे तो सिस्टम हैंग कर सकता है। तो कभी ऐसा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे अगर आपने प्रोग्राम अगर ओपन कर दिए तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब हमारे पास अगले तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से अधिक सीपीयू को सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है, जो हमारे सीपीयू हैं वही मल्टीपल हो गए हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास सीपीयू ही आ गए हैं और उन्हें एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं और सारे ही सीपीयूज़ एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें कई प्रोसेसर मिलकर सिस्टम की स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। तो आजकल जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करते हैं एग्जैक्टली वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मल्टी प्लस प्रोसेसिंग, मतलब कई प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग, तो मल्टीपल प्रोसेसर मिलकर प्रोसेसिंग करते हैं। एक ही कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू का आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आप देखोगे कि डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सीपीयू में कई कोर्स बना दिए गए। मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा सीपीयू है, ये सिंगल सीपीयू है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम क्या करते हैं कि एक सीपीयू है, इसमें हमने कई कोर बना दिए। कोर बना दिए मतलब कि सीपीयू एक था, लेकिन इस सीपीयू के हमने 4 पार्टीशन कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब मेन मेमोरी जो हमारी रैम है, ठीक है, रैम में अगर हमारे पास 4 प्रोग्राम है, P1, P2, P3, P4, ठीक है, 4 प्रोग्राम है, तो इन चारों प्रोग्राम को सीपीयू जो है अलग अलग कोर्स में एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कोर में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब क्या होगा कि अब ये चारों प्रोग्राम एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता, बारी बारी से एक प्रोग्राम जाता, दूसरा प्रोग्राम वेट करता, लेकिन अब 4 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, पैरेलली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं इन कोर्स में। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि अब जो है मल्टीपल सीपीयूज़ हो गए हैं। ठीक है, सीपीयू मल्टीपल एग्जैक्टली नहीं होते, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सीपीयू लगाओगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। तो उससे ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है कि आप सीपीयू के अंदर ही कोर बना दो। ठीक है, ये जो
एक कोर है ये एक पूरा CPU की तरह ही काम करेगा, ठीक है। ये इसमें इसका खुद का CU और ALU होता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट और ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हर कोर का अपना CU और ALU होता है, तो इसलिए हर एक कोर कंप्यूटेशन करने के लिए अपने दम पर कंप्यूटेशन करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, प्रोसेसिंग काफ़ी हाई हो जाती है। तो इसलिए ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है या यही प्रचलन में है, ठीक है। अब आप जाएंगे और बोलेंगे मुझे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, उसके लिए मुझे एक कंप्यूटर दे दीजिए, तो आपको कोई ऐसा कंप्यूटर अब नहीं मिलेगा जिसमें एक ही CPU हो। आपको जो भी कंप्यूटर मिलेगा उसमें मल्टीपल CPU होंगे, ठीक है, मल्टीपल कोर होंगे। तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करेंगे। मतलब जो हम विंडोज़ अभी यूज़ कर रहे हैं ये सब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो मेन गोल क्या है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का? हाई स्पीड प्लस हाई परफॉर्मेंस प्लस रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये मेन गोल है किसका? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? तो सिस्टम में 2 या उससे अधिक CPUs होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो टास्क है इनको अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड करता है कि तुम इस प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगे, तुम इस प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगे, तुम इस प्रोसेस में, और तुम इस प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगे। सभी CPUs एक साथ काम करते हैं, सारे जो CPUs हैं, जो सारे कोर्स हैं एक साथ काम करते हैं। आउटपुट कंबाइंड होकर यूज़र को मिलता है और सभी का आउटपुट यूज़र को मिलता है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है कि CPU 1 जो है टास्क A एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU 2 टास्क B एग्जीक्यूट कर रहा है, इसी तरीके से है ना। सभी जो CPUs हैं अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सभी टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो भले आपको CPU 1, CPU 2, CPU 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अलग अलग CPU लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, लगाना संभव है, मतलब 3 प्रोसेसर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कंप्यूटर काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसलिए ये थ्योरेटिकली तो सही लग रहा है देखने में, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है, ठीक है। जब भी हम एक से ज़्यादा CPU यूज़ करते हैं तो CPU को कोर्स में बांट दिया जाता है, ओके। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के प्रकार। तो मल्टी प्रोसेसिंग 2 तरह की होती है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि इसमें जो भी प्रोसेसर्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल पावर के होते हैं, उनको इक्वल राइट्स होते हैं। लेकिन असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में एक प्रोसेसर को बनाया जाता है मास्टर और बाकी प्रोसेसर क्या होते हैं, उसके स्लेव होते हैं। मतलब मास्टर जो है वो उनको ऑर्डर देगा और स्लेव जो है उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब कि अगर कोई टास्क आया है एग्जीक्यूट होने के लिए तो पहले वो मास्टर के पास जाएगा और मास्टर जो है उस टास्क को डिवाइड करके सारे प्रोसेसर्स में बांटेगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जो चारों प्रोसेसर होंगे वो बराबर होंगे, उनको जो मेमोरी मिलेगी मेन मेमोरी में, जो रैम में उनको मेमोरी मिलेगी वो कॉमन होगी, एक मेमोरी उनको मिलेगी और इसी मेमोरी का उपयोग करके सारे जो है वो एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, मास्टर कंट्रोल करता है और मास्टर सभी प्रोसेसर्स को अलग अलग लोकेशन देता है और अलग अलग डेटा देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम में यही कॉमन है, कौन सा? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें सारे ही जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और क्योंकि क्या होता है ना कि जब कॉमनली हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर्स का तो हमारे पास जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, जो रैम होती है लिमिटेड होती है। हम चाहते हैं कि जो प्रोसेसर्स हैं, जो हमारे पास जो डिफरेंट कोर्स हैं, वो क्या करें, कम से कम मेमोरी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए वो कॉमन मेमोरी का उपयोग करें। तो इसलिए ये जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसको हम सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि सिस्टम में 4 CPU हैं। तो एक CPU जो है वीडियो रेंडरिंग कर रहा है, वीडियो रेंडरिंग करना मतलब वीडियो को डिस्प्ले करा रहा है मॉनिटर में। दूसरा CPU क्या कर रहा है, फाइल को कंप्रेस कर रहा है। तीसरा एंटीवायरस रन कर रहा है। चौथा क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के टास्क
कुछ रन कर रहा है, तो सभी काम एक साथ चल सकते हैं, इसलिए काम जल्दी पूरा होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स है तो आप मल्टीपल कामों को, जो कि अलग अलग तरह के काम हैं, उनको एक साथ कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ सर्वर है, ये सब क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये सिस्टम्स मल्टीपल कोर प्रोसेसर्स को इफ़िशिएंटली मैनेज करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अगर मल्टीपल कोर प्रोसेसर दिए जाएंगे तो इन मल्टीपल कोर प्रोसेसर्स को ये इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, हार्डवेयर को मैनेज करना। तो अगर आप इनको मल्टीपल प्रोसेसर्स दोगे तो बहुत आसानी से ये मैनेज कर पाएंगे। अब मल्टी प्रोसेसिंग की विशेषताएं क्या है, मल्टीपल सीपीयूज सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, मल्टीपल सीपीयू को सपोर्ट करते हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन मतलब कि कई सारे प्रोग्राम एक साथ एक टाइम में एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते। उसके बाद पैरेलल एग्जीक्यूशन मतलब जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो पैरेलली एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। पैरेलली एग्जीक्यूट होना मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे ये चारों प्रोग्राम्स पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसके एग्जीक्यूशन की स्पीड से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम पैरेलली एग्जीक्यूट होना। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल हमारे पास सीपीयूज हैं लेकिन उनके लिए जो मेमोरीज हैं वो तो शेयर्ड है, ठीक है। भले हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सीपीयू है उसमें अब 4 कोर हो गए हैं या 8 कोर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जो मेमोरी है वो तो एक ही है, रैम तो हमारे पास एक ही है। तो ये सारे जो प्रोसेसर हैं ये शेयर तो इसी कॉमन मेमोरी को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है। हाई थ्रूपुट मतलब कम समय में ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लोड बैलेंसिंग मतलब कि अगर कोई कोर बहुत ज़्यादा लोड उस पे है तो उस लोड को बाकी जो कोर्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब काम अगर इसके पास ज़्यादा है तो वो काम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी होती है। एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, सिस्टम रिलायबिलिटी बेहतर होती है क्योंकि इतने सारे कोर हैं, अगर एक आध कोर ख़राब भी हो गया तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। हैवी एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है, तो अगर आपका एप्लीकेशन हैवी है क्योंकि आपके पास मल्टीपल कोर्स हैं तो सारे मिल के आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देंगे। लार्ज डेटा हैंडलिंग आसान, तो अगर ज़्यादा डेटा भी आता है तो मल्टीपल कोर्स होने की वजह से बहुत जल्दी वो डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि अब आप मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हो तो आपके जो सीपीयूज़ हैं उनकी संख्या बढ़ गई तो हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ ही गया। कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है क्योंकि अब आपको इतने सारे सीपीयू से एक साथ काम कराना है, इसीलिए आपका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन इशू हो सकता है, ठीक है। तो जब इतने सारे आपके सीपीयू एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कई बार सिंक्रोनाइजेशन की समस्या हो जाती है। जब मल्टीपल टास्क एक साथ काम कर रहे हैं ना तो कई बार उनके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसकी कमी देखी जा सकती है। लेकिन ठीक है, ये सारे इश्यूज़ बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, इनके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा है इन प्रॉब्लम से, इन डिसएडवांटेजेस थे। तो इसलिए आजकल जो है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ही किया जाता है, ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिख जाएगी और यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक आपको दी हुई है। इस गूगल ड्राइव में जाकर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वो PDF मिल जाएगी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नोट्स है। फ़िलहाल मैं यूनिट 1 पे ही काम कर रहा हूँ, तो यूनिट 1 पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी नोट्स ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे नोट्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नोट्स अपडेट करते जाऊँगा तो आपको यहाँ पे अपडेटेड नोट्स मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।